नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो गया है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। उससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जज के रूप में उनकी पहली नियुक्ति साल 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई थी। उससे पहले 1998 से 2000 तक वो भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे। उन्होंने 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की। 11 नवंबर 1959 को जन्मे जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय के लिए इस अहम पद पर रहे। वो 1978 से 1985 यानी 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ की एक खास बात यह है कि उनके चेहरे पर हर समय एक सहज मुस्कान होती है। वो जूनियर वकीलों से भी उसी सम्मान से पेश आते हैं जितना जाने माने वकीलों से। यहाँ तक कि किसी केस को खारिज करते समय भी वो वकील को विनम्र लहजे में विस्तार में उसकी वजह बताते हैं। कोविड के दौर में भी उन्होंने ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता पर कई आदेश दिए। एक ऐसा मौका भी आया जब वो खुद कोरोना पीड़ित होने के बावजूद अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़े। हाल ही में उन्होंने रात 9:10 तक कोर्ट की कार्यवाही चलाई और उस दिन अपने सामने लगे सभी मामलों को निपटा दिया। देश में पहली बार निजी स्पेस कंपनी का रॉकेट विक्रम एस 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च किया जाएगा। इस रॉकेट को इसरो के श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से छोड़ा जाएगा। ये देश में अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास बदलने वाला पल होगा। विक्रम एस रॉकेट की ये टेस्ट फ्लाइट है जो सब ऑर्बिटल होगी। ये जानकारी मंगलवार को हैदराबाद के स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने दी। स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी बनने जा रही है। स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ और सह संस्थापक पवन कुमार चांदना ने बताया कि रॉकेट के लॉन्च की तारीख की अंतिम पुष्टि मौसम की स्थिति के आधार पर तय की जाएगी। विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो अपने साथ 3 कमर्शियल पेलोड्स लेकर जा रहा है। ये एक तरह की टेस्ट फ्लाइट है। अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो भारत का नाम प्राइवेट स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाती है। विक्रम एस रॉकेट का नाम भारत के मशहूर वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये स्काई रूट एरोस्पेस का पहला मिशन है। इसका नाम प्रारंभ यानी शुरुआत है। इस लॉन्च के लिए स्काई रूट और इसरो के बीच एक समझौता हुआ है। स्काई रूट के सीईओ चांदना का कहना है कि इसरो और इन स्पेस के अमूल्य समर्थन के कारण स्काई रूट इतने कम समय में विक्रम एस रॉकेट मिशन को तैयार कर सका। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने स्काई रूट कंपनी के मिशन प्रारंभ के मिशन पैच का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की है। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर होने वाला है। G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रंगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने एक संदेश दिया है। पीएम ने कहा कि G20 ऐसे देशों का समूह है जो विश्व की 85% जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये ग्रुप दुनिया के 75% व्यापार का रिप्रेजेंटेशन करता है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है। इसके लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है।
ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। पीएम ने कहा कि आज दुनिया इलाज की जगह आरोग्य की ओर रुख कर रहा है। भारत के आयुर्वेद योग पर विश्व को भरोसा और उत्साह है। भारत विश्व का समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है। भारत अगले वर्ष नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 17वां G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा। इसके बाद भारत दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। दिसंबर 2022 में इसका इनॉग्रल उदयपुर में होगा। राजस्थान के 3 शहर इस बार इस समूह की मेजबानी करेंगे। उदयपुर और जोधपुर के साथ जयपुर में भी कॉन्फ्रेंस होगी। अमेरिका में भारतीय मूल की अरुणा मिलर ने इतिहास रच दिया है। अरुणा मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव जीत गई हैं। अरुणा मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला है। वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर गवर्नर हाउस पहुंचने वाली पहली प्रवासी महिला बन गई। बता दें कि अरुणा मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद बुधवार सुबह एक ट्वीट में अरुणा मिलर ने कहा कि हमारे समुदाय ने मुझे इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित किया है। मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्थन के लिए अपना आभार शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। 58 वर्षीय डेमोक्रेट अरुणा मिलर 7 साल की उम्र में अमेरिका आई थी। वो मूल रूप से हैदराबाद। अरुणा मिलर ने 1989 में मिसौरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अरुणा ने माउंटगोमरी काउंटी में स्थानीय परिवहन विभाग में 25 वर्षों तक काम किया। 2010 से 2018 तक उन्होंने मैरीलैंड हाउस ऑफ डेलीगेट्स में 15 जिले का प्रतिनिधित्व किया। वो 2018 में मैरीलैंड के 6वें कांग्रेसनल जिले में कांग्रेस के लिए चुनावी मैदान में उतरी और 8 उम्मीदवारों के बीच वो दूसरे स्थान पर रही। अरुणा की शादी डेव मिलर से हुई है, जिनसे उनकी 3 बेटियां हैं। वो वर्तमान में माउंटगोमरी काउंटी में रहती हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए मंगलवार को एक बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली मेट्रो की सबसे पुरानी रेड लाइन पर 8 कोच वाली 2 ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है। इससे पहले 6 कोच वाली ट्रेनों का परिचालन होता था। 8 कोच वाली ट्रेनों में अधिक संख्या में यात्री बैठकर यात्रा कर सकेंगे। रेड लाइन दिल्ली में रिठाला और गाजियाबाद में शहीद स्थल को जोड़ती है। इस 34 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर वेलकम, कश्मीरी गेट, इंद्रलोक और नेताजी सुभाष प्लेस 4 इंटरचेंज स्टेशन हैं। चौथे चरण का काम पूरा होने पर पुलबंगश और पीतमपुरा 2 नए इंटरचेंज स्टेशन बन जाएंगे। अब इस लाइन पर प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख यात्री यात्रा करते हैं। यात्रियों को राहत देने के लिए पहले चरण में 8 कोच वाले 2 ट्रेन सेट तैयार किए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से इस लाइन पर वर्ष 2024 तक 39 ट्रेनों में कोच बढ़ाने का काम पूरा किया जाएगा। रेड लाइन पर इन 39 ट्रेनों में जोड़े जाने वाले सभी 78 अतिरिक्त कोच भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से खरीदे गए हैं। रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने कहा कि 8 कोच वाली ट्रेनों की शुरुआत होने से इस लाइन पर सभी ट्रेनें प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के पास रुकेंगी। इससे प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों को चढ़ने में सहूलियत होगी। मेट्रो में एक कोच में 50 यात्री बैठकर और कुल 250 तक यात्री यात्रा कर सकते हैं। इस तरह से अब प्रत्येक फेरे में 500 से ज्यादा यात्री यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों की संख्या को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अलग अलग लाइन पर मेट्रो ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाने का काम करेगी। एलन मस्क की स्पेसएक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन की तरह एक भारतीय कंपनी भी स्पेस टूरिज्म करेगी। स्पेस ऑरा एरोस्पेस कंपनी ने देहरादून में इसी महीने हुई साइंस एग्जीबिशन में इसका एक मॉडल पेश किया है।
कंपनी ने बताया कि वो बैलून और कैप्सूल के जरिए लोगों को स्पेस की सैर कराएगी। 2025 तक लॉन्चिंग का प्लान है। टिकट की कीमत 50 लाख रुपए हो सकती है। देसी स्पेस टूरिज्म प्रोजेक्ट का नाम स्कैप 1 है। कंपनी के फाउंडर आकाश पोरवाल ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की मदद ली जा रही है। कंपनी एक स्पेस कैप्सूल बना रही है जिसका नाम स्कैप 1 है। कैप्सूल 10 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा होगा। इसे एक गुब्बारे की मदद से ऊपर ले जाया जाएगा। बलून कैप्सूल को 35 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। टूरिस्ट पूरी तरह अंतरिक्ष में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उस ऊंचाई तक जरूर चले जाएंगे जहां अंतरिक्ष में पृथ्वी का नजारा दिखाई देता है। कैप्सूल को नीचे लाने के लिए पैराशूट का सहारा लिया जाएगा। आकाश पोरवाल ने कहा कि कैप्सूल में एक साथ 6 यात्री सैर कर सकेंगे। इसमें लाइफ सेविंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मौजूद होंगे। इसे अंतरिक्ष में छोड़ने वाले गुब्बारे में हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरी जाएगी। कंपनी ने देसी स्पेस टूरिज्म के लिए टिकट की कीमत अभी तय नहीं की है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 घंटे के स्पेस टूर के लिए एक टिकट की कीमत 50 लाख रुपए के आसपास रखी जाएगी। पोरवाल ने कहा कि हमारा मकसद कम कीमत में लोगों को अंतरिक्ष और भारतीय संस्कृति की सैर कराना है। 2025 तक कंपनी स्पेस टूरिज्म की लॉन्चिंग की योजना बना रही है। 2 साइट्स का चयन कर लिया गया है। मध्य प्रदेश या कर्नाटक से कंपनी लॉन्चिंग कर सकती है। आकाश पोरवाल ने बताया कि उनकी पहली पसंद मध्य प्रदेश का इंदौर है। फाइनल लॉन्चिंग कहां से होगी, अब इसका फैसला करना बाकी है। दुनिया में पहली बार लैब में विकसित खून लोगों को चढ़ाया गया है। ये कामयाबी ब्रिटेन में हुई क्लिनिकल ट्रायल में हासिल की गई। कैम्ब्रिज और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी सहित कई संस्थानों के वैज्ञानिक इस ट्रायल में शामिल हुए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे ब्लड डिसऑर्डर्स और दुर्लभ ब्लड टाइप वाले लोगों के इलाज में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। लैब में खून बनाने वाली इस प्रक्रिया में रेड ब्लड सेल्स पर फोकस किया जाता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के हर अंग तक पहुंचाते हैं। वैज्ञानिक सबसे पहले एक व्यक्ति के खून का नॉर्मल डोनेशन कराते हैं। इसकी मात्रा लगभग 470 मिलीमीटर होती है। इसके बाद चुंबक के जरिए सैंपल से उन स्टेम सेल्स को अलग किया जाता है जो आगे जाकर रेड ब्लड सेल्स बन सकते हैं। स्टेम सेल बोन मैरो में होते हैं, जिनसे खून के 3 अहम सेल रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनते हैं। अगले स्टेप में वैज्ञानिक स्टेम सेल्स को प्रयोगशाला में भारी संख्या में विकसित करते हैं। इसके बाद इन्हें रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए गाइड किया जाता है। पूरी प्रोसेस में करीब 3 हफ्ते लगते हैं। इस दौरान 5 लाख स्टेम सेल से 50 अरब रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। इनसे 15 अरब रेड ब्लड सेल्स को फिल्टर किया जाता है जो ट्रांसप्लांट में काम आ सकते हैं। रिसर्चर्स ने बताया कि रिसर्च में अभी 2 लोगों को शामिल किया गया है। हालांकि पूरा ट्रायल 10 सेहतमंद लोगों पर किया जाएगा। इन्हें 4 महीने के अंतराल में 5 से 10 मिलीमीटर के 2 ब्लड डोनेशन दिए जाएंगे। इनमें से एक नॉर्मल ब्लड होगा और दूसरा लैब में बनाया गया। लैब वाले खून में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।